नमस्कार। एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मोदी जी प्रणाम। एक समय था जब आप गुजरात में थे और अपनी बात को राष्ट्रीय मीडिया के सामने रखना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकार थे, कुछ एक वर्ग, छोटा सा वर्ग था लेकिन हावी था वो वर्ग, वो आपको लगातार खलनायक बनाने पर तुला था। आपकी बात जो भी कहते थे उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करता था। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, इस बात को भी तोड़ मरोड़ कर रखा गया था। ये सभी जानते हैं और विभिन्न बातों से ये बात साबित हो चुकी है। लेकिन आज देखिए कि वही लोग आपका गुणगान कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि वो दौर था जब मीडिया को आपकी सख्त जरूरत थी। राष्ट्रीय मीडिया की मैं बात कर रहा हूं और वो मीडिया को खलनायक बना रहा था, क्योंकि वो लोग सत्ता में थे। जो लोग या ताकतवर पोस्ट पे बैठे थे वो ऐसा कर रहे थे और मीडिया घरानों को जो सेंटर में गवर्नमेंट थी उनसे विज्ञापन चाहिए थे और वो उन्हीं की बोली बोल रहे थे। लेकिन एक चीज बता दूं कि सारा मीडिया ऐसा नहीं था। जो पत्रकार थे, जो नौकरी कर रहे थे और जिनके हाथ बंधे थे, सभी ऐसे नहीं थे। प्रधानमंत्री जी, आखिर मैं इस मुद्दे पर बोलने पर क्यों विवश हुआ हूं, यही बात इस वीडियो के माध्यम से मैं अब आगे बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी, मीडिया के एक बड़े वर्ग ने आपको खलनायक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको गुजरात के नरसंहार का चेहरा बनाने में यह वर्ग जुटा रहा। इस वर्ग को गुजरात के दंगे तो याद रहे, परंतु गोधरा में ट्रेन के भीतर जलाए गए निरीह लोगों की चीख पुकार नहीं सुनाई दी थी। मीडिया के इस रेडिकल ग्रुप ने हमेशा ही वह बातें की जो उसको अच्छी लगती थी। विकृत हो चुकी सेकुलरिज्म की परिभाषा रट रट कर, फिर कह रहा हूं, विकृत हो चुकी सेकुलरिज्म की परिभाषा रट रट कर पत्रकारिता कर रहे लोगों ने एक विचारधारा के लिए काम करके या सत्ता के एक वर्ग के लिए काम करके इस पत्रकारिता को डुबो दिया, कलंक से भर दिया था। और इसमें वे लोग बिल्कुल हावी रहे और जो कि हिंदुत्व की बात करो तो सांड की तरह एक लाल झंडा जैसे सांड को दिखाया जाता है, हिंदुत्व को देखते हुए ऐसे बिधक जाते थे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली का मीडिया, सारा मीडिया ऐसा नहीं था। इसमें घोर दक्षिणपंथी भी थे, इसमें भारत की संस्कृति के लिए लड़ने वाले लोग भी थे, लेकिन उनकी बात दबी रह गई थी। कुछ लोग आपके प्रशंसक भी थे, हालांकि वो कम था वर्ग। सत्ता में आने के बाद आपके वो पूरा वर्ग चेंज हो गया। लेकिन तब की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सक्रिय पत्रकारिता में रहते हुए मैंने देखा था उन लोग। प्रधानमंत्री जी, ये जो सेकुलरिज्म की विकृत परिभाषा को रट रट कर पत्रकारिता करने वाले इन चंडाल चौकड़ी ने जो कुछ किया, संभवतः यही कारण है कि दिल्ली के मीडिया के प्रति आपका उदासीन रुख रहा है। यह बात बड़ी संख्या में दिल्ली के पत्रकार मानते हैं, जो कि राष्ट्रीय मीडिया में हैं। परंतु मोदी जी, आज जब देश दुनिया में आपका जयकारा हो रहा है, 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है और उसमें भगवान की मूर्ति पर प्राण जो प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, यह सारा श्रेय या एक बड़ा श्रेय इसका आपको भी जाता है। अदालत ने जो किया होगा, आंदोलन किया होगा, ठीक है, लेकिन सरकार आपकी थी। रुख बदला सरकार का, तो क्योंकि पहले भी तो सरकारें थी, अदालतें तब भी थी, लेकिन इसका श्रेय आपको जाएगा। यह एक इतिहास बनने का समय था और इतिहास आपने बनाया। देश की राजनीति जो विकृत से सेकुलरिज्म का शिकार हो गई है, उसे भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए आपके कदम हमेशा हमेशा याद रखे जाएंगे। भारत कदम आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, चाहे आर्थिक में हो, वैज्ञानिक उसमें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, हर चीज में आगे बढ़ रहा है भारत। यह सभी मानते हैं कि गरीब लोगों को कोरोना काल से लेकर अब अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देने का भी एक बहुत बड़ा फैसला आपने किया है। भाजपा ने आपको चुनाव अभियान कमेटी का जब हेड बनाया था, गोवा में जो मीटिंग हुई थी, तब से लेकर और आपके 2 बार ताजपोशी होने का मैं गवाह रहा हूं। और यह भी मैं कहता हूं कि सबसे पहले जो भारतीय अखबारों में जो खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी मोदी को आगे बढ़ाई,
उसका आज मैं दावा कर रहा हूं कि वो मैंने लिखी थी वो अखबार। और ये तो खैर एक पत्रकार का हमारा एक मेरा वो था, जिम्मेदारी थी, वो कर निभा रहे थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा के जो चुनाव अभियान का जो अब आपको बनाया गया था, उसके बाद देश की सारी जो आशा की किरणें आप पे टिक गई थी। बहुत सी उपलब्धियां आपके नाम हैं और आपके नाम इतिहास में वो दर्ज हो चुकी हैं। ऐसा इतिहास संभवतः चाहे धारा 370 को हटाने का हो या और भी जो भव्य राम मंदिर का है, सब कुछ आपके इतिहास आपके नाम पे लिखा गया है। परंतु लगता है कि आपसे कुछ भूल सी हो गई, कुछ आप भूल गए। आश्चर्यजनक बात यह है कि आपके सिपहसालार भी चुप क्यों रहे। एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपका जो नजरिया था वह प्रधानमंत्री बनने पर बदल सा क्यों गया। जब कोविड काल में जीवन जैसा ठप सा हो गया था, आपने समय के या उस कालखंड में जो भी थे उस सभी वर्गों की सहायता करने का प्रयत्न किया। बीपीएल परिवारों को मुफ्त राशन दिया, मुफ्त टीकाकरण किया और अब तो बीपीएल वालों को 5 साल तक भी अपने आगे मुफ्त राशन देने की बात की है, घोषणा की और दिया भी जा रहा है। बहुत से काम हुए, गरीबों के लिए भी काम हुए। परंतु मीडिया के बड़े वर्ग या ये कहे कि हम पत्रकारों को आप भूल गए उस कालखंड में जब आपकी बहुत जरूरत थी। यह कहना उचित ही होगा कि आप पत्रकारों को भूल गए। कोविड काल में सैकड़ों पत्रकारों की नौकरियां चली गई। बड़ी संख्या में पत्रकार या उनके परिजनों इस बीमारी से मर गए। मीडिया संस्थानों ने बड़ी संख्या में छटनी की और नौकरियों से निकाल दिया गया उनको। आप भी जानते हैं कि पत्रकार कागजी शेर होते हैं, दूसरों के लिए खूब लिखते हैं, बोलते हैं, परंतु अपने संस्थान में वे शोषण का शिकार होते हैं। मालिक की जो चलती है या एडिटर की चलती है, बस वही राजा है वहां के। वो दूसरी की चीजें तो लिखते हैं, अपने दुख दर्द कैसे लिखे, अपने दुख दर्द दूसरों का तो लिखते हैं और वो बोल भी नहीं पाते कि उन्हें पता है कि ज्यादा बोला तो वापस घर भेज दिया जाएगा, अगले दिन नौकरी के लिए नहीं आना पड़ेगा। कुछ गिने चुने बड़े मीडिया हाउस को हम छोड़ दें या बड़े समाचार पत्रों की मैं बात कर रहा हूं, उनको तो खूब विज्ञापन मिलते रहे, वो तो कोरोना काल में भी वो प्रॉफिट में रहे। लेकिन अधिकतर मीडिया संस्थान कंगाली की तरफ चले गए, उनको विज्ञापन नहीं मिले क्योंकि मार्केट बंद था। मार्केट से नहीं मिले तो इस समय सरकार की मदद होनी चाहिए थी। जैसे कि 2008 में जब मंदी आई थी तो उस समय हम ये जो भी कहें, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने विज्ञापन देकर अखबारों को या ये कहें कि मीडिया को, पूरे जो उद्योग था उसको बचा लिया था और इससे बहुत से पत्रकारों की नौकरियां जाने से बच गई थी। मैं बता दूं कि दिल्ली के पत्रकारों में बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो अपनी धर्म संस्कृति के लिए चिंतित रहते हैं, उतने ही चिंतित रहते हैं जितना संघ परिवार, भले वो विचारधारा या उस संघर्ष से सीधे तौर पर न जुड़े हों। और बड़ी संख्या में तो आपके बहुत बड़े फॉलोअर भी हैं, जिनको की जो लेफ्ट लिबरल मीडिया हो, आप मोदी भक्त मीडिया भी कह देता है, ये आप भी जानते हैं। वे लोग आपके कार्यों से खुश भी रहते हैं और ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रल भी हैं और वे पत्रकार अपना काम करते हैं, अपनी जो खबर ड्यूटी दी वो लिखी और घर आ गए। वो वैचारिक द्वंद्व में नहीं पड़ते क्योंकि कुछ बड़ा धड़ा पत्रकारों का वैचारिक तौर पर इतना आक्रामक है कि अपना परिवार भले उनका दुख में है, संकट में है, लेकिन उनको चिंता तो रहती है कि इजराइल में क्या हो रहा है और भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण बंद क्यों हो गया। इस तरह के लिए वो बहुत चिंतित होते हैं। उनका घर भले ही अपना खराब और उनका आधा जो एनर्जी है वो आपके आलोचना में लगती है। बहुत से लोग हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन सभी नहीं है। मैं तीसरी चौथी बार कह रहा हूं कि मीडिया दिल्ली का सभी ऐसा नहीं है। इसमें आपके घोर प्रशंसक भी हैं या आपकी बातों को जो सही गलत है उसकी बात करने वाले भी हैं, न्यूट्रल भी हैं, राष्ट्रवादी भी हैं। सभी लेफ्ट लिबरल गैंग का हिस्सा नहीं है। यह अलग बात है कि उस दौर में जब आप गुजरात में, तब वे कम थे,
कम थे। लेकिन अब ये अलग बात है कि आप सत्ता में आए तो मालिक भी, या चाहे वो टीवी हाउस हो, चाहे वो अखबारों के हाउस हो, वो आपके गुणगान करने लगे। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं गुणगान कि उनको विज्ञापन चाहिए। वो बड़े लोग हैं। लेकिन मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूं, जो 2 जून की रोटी जिनके लिए, कई के लिए कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और देखने की बात है कि जो आपको उस कालखंड में, जब आप गुजरात में थे, गोधरा कांड हुआ था, गुजरात दंगे होते, आपको खलनायक बनाने में लगे थे, उसमें बहुत से लोग आज आपका गुणगान कर रहे हैं। खासतौर पर वे लोग जिन्होंने कहा था, एक रिपोर्टिंग गलत कर दी थी एडिट करके, कि क्रिया की प्रतिक्रिया वाली घटना, आज तो वो सबसे बड़े वो सज्जन आपके प्रशंसक बने हैं। ये क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले पत्रकार हर जगह मिलेंगे। परंतु मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो शुरू से, तब भी उस कालखंड में आपके प्रशंसक थे, न्यूट्रल थे, राष्ट्रवादी थे, जब आप सत्ता में नहीं थे। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। याद कीजिए क्रिया, जैसे मैंने पहले कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया जैसे आपके बयान को आधा दिखाने वाला पत्रकार आज आपका यशगान कर रहा है। लेफ्ट लिबरल गैंग आपको बदनाम करने में लगा था, परंतु दिल्ली का सारा मीडिया लेफ्ट लिबरल नहीं है। यह सच्चाई आपको भाजपा के मीडिया विभाग को ये के माध्यम से आपके पास आनी चाहिए थी, या भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय, या भाजपा के नेताओं, या भाजपा या सरकार के जो मंत्री हैं, या और भी जो ऑफिसर्स हैं, इनके माध्यम से आपके पास आनी चाहिए थी कि सारा मीडिया ऐसा नहीं है। संभवतः चूक यही हुई है। सबसे बड़ी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया तंत्र क्या कर रहा था, परंतु लगता है कि ये लोग खामोश रहे। इन्होंने एक चुप्पी ओढ़ ली, जिसको आपराधिक चुप्पी मैं कहूंगा। आखिर ये चुप क्यों रहे? ये विचारणीय प्रश्न है। इस पे विचार करने की जरूरत है प्रधानमंत्री जी। चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए मौर्य बन गए कि उनको उनके गुरु या सलाहकार हम कहे महान कौटिल्य चाणक्य मिले। आपके पास अपना तो है ही, लेकिन आपको जो सूचना तंत्र होना चाहिए था, जो चाणक्य ने भी, आचार्य चाणक्य ने भी एक विकसित किया था सूचना तंत्र, वो राजा तक पहुंचा था, हर चीज पहुंचती थी बात। यह सूचना तंत्र कहीं गड़बड़ हो गया। ये आपको खासतौर पर मीडिया के उस वर्ग की बात आप तक नहीं पहुंचा पाया, जो मैंने पहले कहा राष्ट्रवादी रहा है, भले उनकी संख्या कम थी। अब मैं बात वही कर रहा हूं, कोविड काल में आपने या आपके जो तंत्र ने पत्रकारों के लिए चुप्पी ओढ़ ली। मैंने पहले कहा बहुत से पत्रकार कोविड में मारे गए, बहुत की नौकरियां चली गई, बहुत के परिवार खत्म हो गए, बहुत की नौकरियां चली गई। आखिर उनकी छानबीन क्यों नहीं हुई? एक अवसर था आपके पास, जो मीडिया से मिलने का, जुलने का, एक मीडिया को करीब आने का। मैं लेफ्ट लिबरल गैंग की बात नहीं कर रहा हूं, जो करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, उनको नौकरियां नवी में चली गई भी हैं, वो तभी भी बड़े करोड़ों में खेल रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य पत्रकार की बात कर रहा हूं। अब असल में पत्रकार वही है। ये तो एक मीडिया के बड़े माफिया बन चुके हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। आखिर उस कालखंड में गलती कहां हो गई? सरकार से गलती हो गई कोविड काल में, ठीक है, लोगों को मिला, पैसे मिले, जो सामान्य तौर पर, मैं सिर्फ पत्रकारों की बात कर रहा हूं। क्योंकि जिस तरीके आइडेंटिफाई होते हैं ग्रुप कि बीपीएल आपने आइडेंटिफाई किया है, आपने गरीब लोगों के लिए अलग, जैसे शौचालय दिए, मकान दिए, सिलेंडर महिलाओं के लिए दिए, अलग अलग खेमे किए। इस तरह मीडिया को भी एक वर्ग दे करके देखा जाना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ कि मीडिया को कोविड काल में उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया गया? आखिरकार श्रम मंत्रालय क्या कर रहा था, क्या देख रहा था? श्रम मंत्रालय कर क्या रहा था? लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और मीडिया को भी कह देते हैं। मीडिया को वैसे हम जानते हैं कि कोई संवैधानिक दर्जा नहीं, लेकिन कह दिया जाता है। मीडिया भी 4था स्तंभ कह देते हैं। तो आखिर इस स्तंभ को कमजोर तो नहीं होना चाहिए था?
जब तक आदमी खाएगा पिएगा नहीं, मजबूत हिस्ट पुष्ट नहीं होगा, तो वो दौड़ेगा कैसे, उस रेस में कैसे दौड़ेगा। जब पत्रकार 24 घंटे इसी चिंतित रहेंगे कि मेरी नौकरी जाएगी, कोविड काल आएगा, ये आएगा, तो आखिर वो तरीके से काम क्यों करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि मीडिया घरानों ने भी यही किया। वो विज्ञापन जितना भी मिला वो बटोरते रहे और उन्होंने नौकरियों में कटौती की या सैलरी में कटौती की या नौकरी जाने की तलवार लटका दी। मैं मीडिया के बड़े घरानों या खबरिया चैनलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने जैसे सामान्य पत्रकारों की बात कर रहा हूं, जिनका चूल्हा जलना अखबारों या टीवी चैनलों के संपादकों मालिकों की दया पर निर्भर करता रहा है। और मैं उन्हीं पत्रकारों की बात कर रहा हूं जिन्हें आप भूल गए। कोविड काल में अधिकतर मीडिया संस्थानों पत्रकारों को उनके हाल पे, मैंने कहा, छूट दिया गया। यह सत्य है कि कुछ गिने चुने बड़े टीवी चैनल हो या अखबार या जो थे, उनको मुनाफा भी हुआ, उनको खूब विज्ञापन भी मिले, वे कमाते रहे। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार के पास मीडिया के को लेकर ये आंकड़े नहीं हैं कि कितने पत्रकारों की मृत्यु हुई, कितनों के परिजन मारे गए, कितनों की नौकरियां गई और कितने कर्ज में डूब गए। इसमें आपकी बड़ी भूमिका हो सकती थी। आप इतिहास रच रहे थे और इतिहास रचना ये भूल गए। एक इतिहास रच सकते थे। पत्रकारों की मजबूत कर लेते आप, या पत्रकारों को ही या संस्थानों को, तो पत्रकारों की नौकरियां बची रहती। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मन की बात में भी इस पीड़ा का उल्लेख नहीं हो पाया। संभवतः आपके पास ये सूचनाएं मिली, और मैं पहले भी कहा था कि सूचनाएं मिलनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट से, सूचनाएं मिलनी चाहिए थी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से। उसमें कई मंत्री रहे, मैं आज के मंत्री की बात ही नहीं कर रहा, उसमें कई मंत्री रहे 10 साल के कालखंड में। 10 साल के कालखंड में आपके मीडिया डिपार्टमेंट में बहुत से लोग आए होंगे। मैं बात करता हूं सूचना तंत्र का, जो पीएमओ तक जाता है और जो पीएमओ तक दूसरी सूचनाएं भी देता है, उस तंत्र की मैं बात कर रहा हूं। आखिर उससे कमियां कैसे हो गई कि पत्रकारों को अपना बनाने का एक मौका कैसे खो दिया गया? पत्रकारों कोई घूस की बात मैं कर ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि अखबारों को यदि विज्ञापन दे दिए जाते तो नौकरियां बच जाती और नजर रखी जाती कि अखबार कर क्या रहे। कई नौकरियां बेवजह से निकाल रहे हैं, उनका देखा जाता पूरे अखबारों के लिस्ट कि तुम्हारा कितना विज्ञापन है, कितना प्रॉफिट हुआ और कितने लोगों को आप नौकरी पे निकाल रहे हैं। श्रम मंत्रालय का काम था, दिखाना चाहिए था कि आखिर ऐसा है, क्योंकि बहुत बड़ा मीडिया है नहीं, छोटा सा ही है ये। जब 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा सकता है, आखिरकार सरकार के पास संसाधनों की कमी तो नहीं थी। ये नहीं कह सकते कि सरकार संसाधनों की कमी करती। और पत्रकारों को जो मिला भी था वो छीन लिया गया। पता नहीं आपको सूचना है कि नहीं, लेकिन आपके जो रेल मंत्री थे, उन्होंने पत्रकारों को कहीं अपने ट्रेन, जो खासतौर पर रिपोर्टरों को मिलता था, जो रिपोर्टिंग में है, कि यदि वो समाचार लेने के, कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, उनको रेलवे में किसी भी जिस क्लास में जाते हैं उनका आधा मिलता था, आधा ही पे करना होता था, छूट मिलती थी आधी। लेकिन ये आधा छोड़ दिया गया। और ये बात इसमें बताना जरूरी है कि मैं उस रेल मंत्री का बात नहीं कर रहा हूं, आप पता कर लीजिए कि बहुत उग्र तो मानी जाते हैं वो रेल मंत्री थे जब, लेकिन उनके पास गए थे लोग कि ये तो आप देते हैं, लेकिन पत्रकार चाहते हैं कि साल में परिवार के साथ कहीं घूमने चले जाएं, एक बार दिए। उन्हें कहा एक नहीं, आप 2 बार लीजिएगा। ये ठीक है कि आप कह सकते हैं कि सरकार के जो राजकोष है उस पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, तो आखिर 80 करोड़ लोगों को जो भोजन दिया जा रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं भोजी है। आखिर ये क्यों नहीं सोचा गया? ये भी तो सोचा जाना चाहिए था। और मैं बता ही दूं कि वो रेल मंत्री थी ममता बनर्जी। बताना मुझे लगता है कि ये बता लेना चाहिए। खैर, अब मैं आगे बात करता हूं। सवाल यह है कि आखिर मैंने पहले कहा, आपके मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री या मंत्रालय, तमाम खुफिया एजेंसियों से लेकर संघ परिवार, भाजपा या संघ के अन्य संगठन, अब विशेष तौर पर भाजपा का मीडिया विभाग चुप क्यों रहा? इन्होंने कायरतापूर्ण चुप्पी क्यों ओढ़ ली थी? जिस युग में आपका जय जयकारा हो रहा है प्रधानमंत्री जी, पूरा जयकारा हो रहा है, मैं भी मानता हूं,
उसमें कोविड काल की अपनी नीतियां जो आप की थी, उसमें पत्रकार छूट गए। यदि इनकी भी मदद होती तो वो भी जयकारा होता। जैसे मैंने कहा, 2008 की मंदी में भी कोई घूस नहीं दिया गया था, पूरे मीडिया को बचाया गया था, और इसके लिए कोई गुणगान नहीं किया गया था, लेकिन उनका आभार, कृतज्ञता डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जताई गई थी कि वो नौकरियां बच गई थी। आखिर इस कालखंड में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? जनसंघ से लेकर भाजपा के इस दौर के बड़े नेता खुद को पत्रकार बोलने में गर्व महसूस करते रहे, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे अटल जी हों, चाहे आडवाणी जी हों, या और भी बड़े नेता। जनसंघ के प्रारंभ से लेकर भाजपा को इस शिखर तक पहुंचाने में मीडिया का भी रोल रहा है। वो जमाना कांग्रेस का था, कांग्रेस में शायद था, और भारतीय जनता पार्टी तब जनसंघ था, उभर रहा था। वो एक पौधा जो रोपा था, उसमें सींचा, पानी उगा, पेड़ जो बना, उसकी जो खबरें जाती थी, वो जो आज वट वृक्ष बना है, उसमें कहीं तो मीडिया का रोल था। सभी तो लेफ्ट लिबरल माओवादी गैंग नहीं था, उसमें बहुत से पत्रकार राष्ट्रवादी थे। मैंने पहले भी कहा, आपके भी भक्त हैं, न्यूट्रल भी हैं, कुछ कड़े सवाल आपसे भी पूछते हैं, आपकी पार्टी से, नेताओं से। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके विरोधी थे, क्योंकि सवाल पूछना उसका हक है। उसका मतलब ये नहीं कि आपकी नीतियों का विरोध हो रहा है, लेकिन आपके मीडिया डिपार्टमेंट के लोग यही करते रहे हैं। सवाल पूछने वालों को टारगेट कर दिया गया था। मीडिया की जो भूमिका रही है जनसंघ से भाजपा के शिखर को, उसमें कहीं तो रोल इनकी रहा है, पॉजिटिव रहा है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि 11 अशोक रोड से 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में पार्टी मुख्यालय आने में मीडिया के प्रति ये नजरिया क्यों बदल गया? वहां तक तो सब ठीक था, वहां तक तो सब ठीक था। पार्टी पहले भी सत्ता में रही केंद्र में, ऐसा नहीं कि पहली बार पार्टी सत्ता में आई हो। अटल जी 3 बार रहे, चाहे पहले 13 दिन के लिए, 13 महीने के लिए, इस तरह के जो भी रहे, लेकिन सरकार तो पहले आगे थी। सत्ता का स्वाद तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी ले चुकी थी। सवाल है कि अशोक रोड से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जाने तक का ये जो सफर था, इसमें भारतीय जनता पार्टी मीडिया के प्रति बदल क्यों गई? मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी के प्रति, कुछ के प्रति तो जो जाते होंगे उनके प्रति। अशोक रोड तक जब तक ऑफिस था तो डी ब्रीफिंग होती थी, बड़े बड़े नेता आते थे, खुद अरुण जेटली जी भी मिलते थे बहुत बार, सुषमा जी भी, वहां नहीं, सुषमा जी पार्लियामेंट में मिलती थी, और भी नेता खूब मिलते थे, अभी भी मिलते होंगे कुछ लोग। लेकिन आखिर ऐसा क्या बदल गया कि एक गैप सा हो गया? आपके मंत्री, आपके नेता कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता के मद में चूर चूर होते जा रहे? ऐसा तो हश्र मीडिया को लेकर कभी कांग्रेस में नहीं देखा गया। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट में या कांग्रेस के जो मीडिया के प्रति नजरिया था, उसमें भी कुछ है लोग कि जो एक खास ग्रुप को खबर देते, लेकिन फिर भी इस तरीके से नहीं बदला था। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सत्ता या आपके जो पार्टी के नेता थे वही झूठे वादे करते रहे? मीडिया के साथ पहले जैसी न आत्मीयता रही, न संवाद, न व्यवहार, और न संवेदनशीलता। आखिर ये कहां खो गई? आखिर क्यों 11 जो अशोक रोड था उससे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जाते ही पार्टी का नजरिया क्यों बदल गया? रायसीना हिल्स की यात्रा पार्टी ने कर दी सत्ता का, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का जो ऑफिस, यानी ये कह सकते हैं कि अशोक रोड से रायसीना हिल्स और दीनदयाल उपाध्याय ये जो घूमता है मार्ग, इसमें पार्टी का रुख क्यों बदल गया? मैं पूरी पार्टी की भी बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों हो गया? भाजपा के व्यवहार में, भाजपा के नेताओं के व्यवहार में भारी अंतर क्यों आ गया? प्रधानमंत्री जी, एक और बात कर दो, 2014 का जब चुनाव आप जीत गए थे, तब आपके पार्टी भाजपा के अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह, सरकार आ चुकी थी, उन्होंने मीडिया से बात की। मैं भी सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बहुत टीवी चैनल्स थे वगैरह थे, लेकिन राजनाथ जी चूंकि मुझे जानते थे, मेरे पहचान,
उन्होंने कहा हाँ, मैं भी हाथ खड़ा कर रहा था बार बार। उन्होंने कहा हरीश जी आप बोलिए, ये आपके उस रिकॉर्ड में है क्या? उस रिकॉर्ड में जो आपका तब यूट्यूब में होगा ये पूरा है। मैंने उनसे पूछा था कि आपकी पार्टी सत्ता में आ गई है, अटल जी के सम्मान में आई, अटल जी की बहुत अच्छी सरकार मानी जाती थी, लेकिन अटल जी के मामले में एक बात कही जाती है कि उनके कुछ मंत्री वो आम आदमी की तो छोटी कार्यकर्ताओं के प्रति भी बहुत वो एग्रेसिव थे, उनको नकारते थे, दुत्कारते थे। क्या आप भरोसा देंगे, आप क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि आपकी सरकार आ रही है, आपकी मतलब भारतीय जनता पार्टी की या मोदी सरकार आ रही है, क्या आप लोगों की छोड़िए कार्यकर्ताओं के साथ वो व्यवहार ऐसा तो नहीं होगा? तो उन्होंने ये कहा था, संभवतः वर्ड कुछ और होंगे उसकी शब्द, उनका ये था कि हाँ मैं भरोसा देता हूं कि ऐसा नहीं होगा। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति नेताओं का व्यवहार तो बदला ही है, उनके काम के प्रति वो करते हैं, बदला है अधिकतर का, सभी का नहीं अभी करो। लेकिन मीडिया का सवाल लगता है मुझसे रह गया था। मीडिया के प्रति यह सवाल था कि आखिर जो मीडिया तब भी आपके प्रति संवेदनशील था, जब आप गुजरात में थे, जब दिल्ली का मीडिया का एक बड़ा वर्ग आपको खलनायक बनाने में लगा था, आपकी खबरें नहीं छपवा रहा था या आपको गलत तरीके से पेश कर रहा था, तब भी मीडिया का एक वर्ग आपके प्रति संवेदनशील था और यह मानता था कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, और यह भी मानता था कि आपके जैसे नेता की देश को जरूरत है। और जब आप आए, और वो भी कोविड काल जो कि सबसे खतरनाक कालखंड था, उसमें ये चुप्पी या इनको नकार दिया गया, ये कैसा क्यों हो गया? यही सवाल मैं सामने छोड़ते जा रहा हूं प्रधानमंत्री जी। कभी आप तक पहुंच जाए वीडियो तो देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ तो ये पहुंचेगी ही। उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर अशोक रोड से और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक पार्टी का ऑफिस जाने पर ही क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता संवेदनशील थे, जो वो संवेदनहीन क्यों हो गए? जो संवाद होता था वो संवादहीन क्यों हो गए? जो व्यवहार था वो व्यवहार, कुशल व्यवहार था, वो अकुशलता में क्यों आ गया? और सबसे बड़ा तो यही है कि जो आत्मीयता थी वो आत्मीयता क्यों नहीं रह गई? आखिर मीडिया डिपार्टमेंट की क्या भूमिका थी, आपको देखना होगा। आपको शुभकामनाएं, आप लौटे, लेकिन ये जरूर देखिएगा, ये तंत्र में सिर्फ मीडिया आपके डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का, मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय हो या जो पूरे तंत्र है संघ परिवार का, बीजेपी का या सरकार का, खुफिया एजेंसी का, इस तंत्र के माध्यम से एक बार जरूर मीडिया की हालत भी आप जब लौटें सत्ता में तो इसको भी देख लीजिएगा कि आखिर हुआ क्या था कोविड काल में और आपकी क्या है। और क्या दिल्ली के सारे पत्रकार रेडिकल वामपंथी हैं? क्या सारे दिल्ली का मीडिया का वामपंथी या नक्सली टाइप है या धंधेबाजी है? ऐसा नहीं है। बहुत से लोग जो वो बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता करते हैं और घर चले जाते हैं और कुछ नहीं करते, इस तरीके की बात नहीं करते। लेकिन उनको उनकी हालात पर क्यों छोड़ दिया गया? आखिर कहीं ये चूक तो नहीं हो गई? यही सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं प्रधानमंत्री जी। तो मित्रों, यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। बहुत लंबी हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि यह सारी मीडिया की पीड़ा है। बहुत से लोग मुझे कहते थे, मैंने कहा यह सोचा इसमें एक बात तो करनी चाहिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूं जल्दी इस तरीके के मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।